Hello everybody, welcome to your favorite channel for नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन दी बायो वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने चैप्टर चालू किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और इस पर्टिकुलर चैप्टर में अब तक हम लोगों ने वीडियो नंबर 25 तक हमने कर लिया हुआ है। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आप इसको एज अ डेमो कंसीडर कर सकते हैं। बाकी के जो सारे चैप्टर्स होते हैं उसके सारे वीडियोस पब्लिकली नहीं किए जाते हैं। अगर आप बायो वर्ल्ड के एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं और बायो वर्ल्ड के रेगुलर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये समझ लीजिए कि नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात होती है कि आप सारे लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड किए। अटेंड करने के बाद आप उनका लेक्चर नोट्स बनाएं। ये पहली चीज होती है, लेक्चर अटेंड करना और लेक्चर नोट्स बनाना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि लेक्चर सीखने के बाद आपने क्या सीखा, ये आपको कितना समझ में आया। कई बार क्या होता है, बच्चों को खुद को नहीं पता होता है कि उनको कौन सी चीजें समझ में आई और कौन सी चीजें नहीं समझ में आई। बच्चे बोलते हैं यस समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारी इंटरनल चीजें होती हैं जो बच्चे के दिमाग को भी नहीं पता रहता है कि उसको समझ में आया या उसको समझ में नहीं आया। तो इस चीज का कैसे पता लगा जाए? इस चीज का पता लगाने के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। नीट एमसीक्यूज का खेल है, मैं हमेशा ये बोलते आया हूँ, रेगुलर डायलॉग है। आपको ये अच्छे से समझ में आना होगा कि नीट पूछता क्या है। नीट एमसीक्यूज पूछता है, तो आपके मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं वो सारी बुक्स को आपको खत्म करनी है। सारी बुक्स नहीं कवर करना। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 2 वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी एंड फिंगर टिप। आप ये 2 बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन आप सेंगेज की बुक या अरिहंत की बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरली अगर आप 2 बुक सॉल्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको क्लियर हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी डेवलप हो जाती है। अब दूसरी चीज होती है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, और तीसरी चीज होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, रेगुलर टेस्ट देना। ना कि एक टेस्ट दे दिया आपने, महीने में एक टेस्ट बड़ा सा दे दिया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गिव द टेस्ट। जब आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको एवरी संडे टेस्ट देना है। वंस यू एंटर इन द 12th तो वीकली आपको 2 या कभी कभी आपको 3 टेस्ट भी देने पड़ सकते हैं। यस सर। सो दिस 3 स्टेप्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, और ये स्टेप्स आपको फॉलो करवाता है दी बायो वर्ल्ड, ताकि जो एवरेज बच्चे होते हैं यहाँ पे जब एडमिशन लेते हैं तो वो नीट क्वालिफाई करके ही, अगर वो काम करने के लिए तैयार हैं तो फिर उनका नीट क्वालिफाई होके ही रहता है। यस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। आप सभी को पता है कि हमने अपने आखिरी स्टेप में डाइजेशन का टॉपिक पढ़ लिया था। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस थे, हमने उसको 3 स्टेप में सीखा हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग 100% फोकस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल होगा कि एग्जैक्टली में एब्जॉर्प्शन होता क्या है। आपको पता होगा कि आपने सबसे पहले खाने को अंदर लिया था माउथ में, इसको हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन इज नथिंग बट द इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ। खाने को आपने माउथ में अंदर ले लिया था। फिर दूसरा स्टेप था डाइजेशन, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया है, आपका जो इनसॉल्युबल फूड है वो सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट हो गया है। यस सर। तो अब ये जो खाना आया हुआ है, मतलब आपके इंटेस्टाइन में, फाइनली इंटेस्टाइन में खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है। अब ये खाना हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को, बॉडी के हर एक सेल को मिलने का हक है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर बॉडी के किसी भी सेल को, बॉडी के कॉर्नर के किसी भी सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, न्यूट्रिएंट नहीं मिला, तो वो काम करना बंद कर देगा और आपको डेफिशिएंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आना चालू हो जाएंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी खाने को डाइजेस्ट कर लिया है, कैसे कैसे डाइजेस्ट किया है। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हमने मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया है। याद है कार्बोहाइड्रेट का हम लोग स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन सीखे थे, याद है कि पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फिर प्रोटीन का डाइजेशन, फिर फैट का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, वाटर तो पहले से डाइजेस्टेड रहता है। यस सर। तो उसी तरीके से जब हम एब्जॉर्प्शन बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन भी हम सिस्टमेटिकली बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, लिपिड का एब्जॉर्प्शन। सो फाइनली हम ये इस समय कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करना है। सबसे पहले कौन से न्यूट्रिएंट हमको एब्जॉर्ब करने हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल होगा कहाँ एब्जॉर्ब करना है। तीसरा सवाल होगा किसके थ्रू एब्जॉर्ब करना है।
ये सारी चीजें और एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन इटसेल्फ, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। ये भी गो। तो सबसे पहली चीज है कि हमारा जो फूड है वो किन चीजों में कन्वर्ट हो गया है, या हमको किन किन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है। जब मैं न्यूट्रिएंट बोलता हूँ तो कौन से न्यूट्रिएंट को हमको एब्जॉर्ब करना है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है विच इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, वो अब कन्वर्ट हो गया है मोनोसेक्राइड में। इस मोनोसेक्राइड में सबसे पहले आता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। जब शुगर डाइजेस्ट होता है या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो ये तीन बेसिक मोनोसेक्राइड बनते हैं। इनको मोनोसेक्राइड है क्योंकि इनके पास सिंगल यूनिट है। यस सर, मोनो इज द सिंगल, सेक्राइड इज द शुगर कंटेनिंग सिंगल शुगर कॉल मोनोसेक्राइड। इनके पास सिंगल शुगर यूनिट है इसलिए हम इनको मोनोसेक्राइड बोलते हैं। इस मोनोसेक्राइड में तीन एग्जाम्पल आता है, पहला ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज कहलाता है, तीसरा इसके अंदर फ्रुक्टोज आता है। समझ में? फ्रुक्टोज को हम फ्रूट शुगर बोलते हैं, इसका नाम है फ्रूट 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 फ्रूट, मतलब ये फ्रुक्टोज फ्रूट में पाया जाता है। गैलेक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज मतलब ये मिल्क में पाया जाता है। और ये ग्लूकोज है, ये सब जगह पाया जाता है। यस सर। देन प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड फॉर्म करता है, तो हमको अमीनो एसिड को भी एब्जॉर्ब करना है। सो सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स। सो दीज आर दी अमीनो एसिड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, दीज आर दी अमीनो एसिड, ये भी आपको बात पता होना चाहिए। अमीनो एसिड्स के बाद, अमीनो एसिड के बाद जब हम नेक्स्ट रैंकिंग पे आते हैं तो ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, अमीनो एसिड। अब हम लोग बात करेंगे फैट के एब्जॉर्प्शन के बारे में। जब फैट डाइजेस्ट होता है तो वो आपको ग्लिसरॉल देता है और फैटी एसिड देता है। सो देयर इज अ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। आपको अच्छे से क्लियर है? एनीथिंग विच एंड विद द ऑल, एनीथिंग विच एंड विद द ऑल, प्यार से बोलो अल्कोहल। कोई भी वर्ड जब ऑल से एंड हो जाता है तो वो अल्कोहल कहलाता है। जो भी अल्कोहल कहलाता है उसके पास OH ग्रुप आता है। दुनिया इस OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह जाता है। बात समझ में आता है? यस यस आता है, राइट? ओके, नाउ एवरीबॉडी फोकस हियर। अमीनो एसिड हो गया। और भी किन चीजों का एब्जॉर्प्शन आप करना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू एब्जॉर्ब वाटर, आई वुड लाइक टू एब्जॉर्ब vitamins, I like to absorb salts। हम सॉल्ट्स को भी एब्जॉर्ब करना पसंद करेंगे। सॉल्ट्स के साथ वाटर हो गया, विटामिन्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, और ड्रग्स। कुछ आप दवाएं खाते हैं क्या, एक्सेट्रा? जो भी आप दवाएं खाते हैं तो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी हमको ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन के लिए भी जाना पड़ सकता है। सो आई थिंक ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। पक्का ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए? तो इन चीजों का हमको एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन समझने के लिए तैयार हो जाइए लेडीज एंड जेंटलमैन। एग्जैक्टली में ये होता है कि ये आपका हो गया एलिमेंट्री कैनाल, जो कि ग्रीन कलर में है ना? दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है ना? एंड दिस एलिमेंट्री कैनाल इज प्रोवाइडेड विद द ब्लड सप्लाई। इसके पास ब्लड सप्लाई है। यस सर। सो हम ऐसा समझते हैं, रेड कलर, हु आर यू? दुनिया इसको ब्लड वेसल कहती है, ब्लड कहती है, ब्लड कैपिलरीज कहती है, जो भी कहना है वो कहती है। हाँ, ओके। सो हमने ऐसा नाम दिया कि दिस इज ये है और ये है हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल। यस सर। और इसको हम लोग ने नाम दे दिया हुआ है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड, सारे जो फूड होते हैं, ये जितने भी फूड लिखे हुए, सारे न्यूट्रिएंट हमेशा ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होते हैं। कुछ जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आगे के वीडियो में आपको सुनाई देगा, वो
एक स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इधर देखो, जब आप सर्कुलेशन सीखेंगे, मतलब इसके बाद का चैप्टर है रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उसके बाद है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में आप सीखोगे कि आपके पास ना 4 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे आर्टरी पहला है, आपको मालूम है, और वेन दूसरा है, आपको मालूम है। आर्टरी और वेन को जो कनेक्ट कर जाता है वही तो देखो कैपिलरी कहलाता है। तो तीसरा है कैपिलरी। ये तीनों आपको पता है। एक चौथा है जो आपको नहीं पता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। क्या बोलते हैं? बोलो ना, मुंह से बोलो ना। मुंह में क्या रखा हुआ है? निकालो पहले, उसको रख के आओ। बोलो बोलो। लिम्फेटिक वेसल बोलो। वेरी गुड, लाइक दिस, यस सर। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल आपने कहा ना, एक स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स होता है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल को प्रोवाइडेड होता है। उस स्पेशल टाइप को हम बोलते हैं लैक्टियल। सो लैक्टियल वर्ड हम इस समय यूज नहीं करते हैं अपने पढ़ाने में। हम इस समय लिम्फ वेसल ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स भी है। लिम्फ वेसल का हम डायग्राम नहीं ड्रॉ करते, इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, यस सर। तो हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं या तो ब्लड कैपिलरीज या तो लिम्फ वेसल। ओके, सुपर। मेरे ख्याल से अच्छा एक्सप्लेनेशन है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मूवमेंट होना। किसका मूवमेंट होना? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड जो जो आपने अभी सेकेंड स्टेप डाइजेशन किया ना, डाइजेशन होने के बाद जो भी फूड न्यूट्रिएंट बना हुआ है उनका मूवमेंट होना, कहाँ से कहाँ, किसके थ्रू, कहाँ से कहाँ और किसके थ्रू ये मूवमेंट होता है। इधर देखो, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, ये जो फूड यहाँ पे जमा हो गया है, मतलब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट है, वाटर है, अमीनो एसिड है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, इनका मूवमेंट फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड कैपिलरीज या लिम्फ वेसल और लिम्फ वेसल किसके थ्रू होता है? ये थ्रू इंटरनल म्यूकोसा। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके सबसे अंदर का लेयर का नाम क्या है? आपको याद है ना, मैंने बताया था, शक्ति सिरोसा, मान मस्कुलरिस, शक्तिमान सब म्यूकोसा, और फिर मान म्यूकोसा। याद है आपको ये 4 लेयर? शक्ति, मान, शक्तिमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ये जो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा, म्यूकोसा, म्यूकोसा इज दी सबसे अंदर वाला लेयर। आपके एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसी को हम कहते हैं म्यूकोसा। कळलं का? मलापन होय 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 होय। आता बघा, so what is absorption? Absorption is the movement of digested nutrient, digested food into blood capillaries or blood vessel through internal mucosa is called absorption. कळलं का? लिखते हैं अपन। सो ये हम लोगों का सेकेंड पॉइंट है एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अवर डेफिनेशन। यस, सो ये हम लोगों का डेफिनेशन है। चलो लिखते हैं, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट? यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एली
इंटेस्टाइनल म्यूकोसा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास क्या है, विलाय, वी शेप, ये फिंगर लाइक पोजीशंस होते हैं ना इंटरनल में, उसको हम लोग बोलते हैं विलाय। सो डेफिनेशन क्या है, जरा एक बार ध्यान से समझते हैं। मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू लिखना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे इनटू ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑलवेज, वी ऑलवेज कॉल इट एज एब्जॉर्प्शन। यही है डेफिनेशन एब्जॉर्प्शन का, इसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया है, किसके थ्रू होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू होता है। अब किसका होता है वो भी जवाब दे दिया है। अब तीसरा सवाल उठता है कि कैसे, हाउ। तो अब हम लोग जवाब देने जा रहे हैं, हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट अकर। So when we talk about how the absorption takes place, आपको समझना होगा mechanism of absorption। So हम लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं, और 3 का टाइटल रहेगा mechanism of absorption। मतलब कैसे होगा उसके बारे में बात करें। जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, जब हम मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर हो जाएंगी। जरा इस कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ये भी को जब हम मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, यस सर, तो इस मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में 2 मैकेनिज्म होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। सो देयर आर 2 मैकेनिज्म, वन इज कॉल्ड पैसिव एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एक्टिव। अब ये जो पैसिव होता है उसमें एनर्जी यूज नहीं होती है, ये हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। आप लोग जूनियर स्टूडेंट हो राइट, तो आपको ना थोड़ा सा ये डायग्राम अच्छे से समझना होगा, तो आप इस डायग्राम को समझिए ताकि आपको ये मैकेनिज्म यहाँ पे अच्छे से समझ में आए। जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये यहाँ पे पार्टीशन है और ये इतना पार्ट है, फोकस। चलो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें प्रेजेंट है, ये कोई भी सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कैसा है, ज्यादा है, यहाँ पे ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में, वही सब्सटेंस यहाँ पे। अच्छा ये रेड कलर क्या है, ये रेड कलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपके सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर कोई भी सब्सटेंस है जो यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है और यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है और यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो ये जो सब्सटेंस होता है ये मूव होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। दिस सब्सटेंस विल ऑलवेज मूव फ्रॉम दी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये सब्सटेंस मूव होगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जब ये मूव होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये एनर्जी को यूज नहीं करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू यूज एटीपी, कर्लस लगाना। सो तो ये जो ट्रांसपोर्ट होगा इसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव मैकेनिज्म बोलेंगे, पैसिव मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। पक्का? अगर किसी भी चीज को यहाँ पे अगर ये जो सब्सटेंस है यहाँ पे मूव हो रहा है और इसमें नो एटीपी यूज, नो एटीपी मतलब अगर एटीपी यहाँ पे यूज नहीं हो पा रही है, आपको समझा ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नो एटीपी लिखा हुआ है। अगर कोई भी सब्सटेंस पास हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे और उसमें एटीपी यूज नहीं हो रहा है तो उसको हम पैसिव बोलते हैं। तो पैसिव का मतलब एटीपी नॉट यूज, एटीपी नॉट रिक्वायर्ड आप लिख सकते हैं, जैसे एटीपी नॉट रिक्वायर्ड। पक्का? ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट समझते हैं? देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ज्यादा से कम या कम से ज्यादा डायरेक्शन जब बनता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कम से ज्यादा आप मत सीखो,
अगर कोई भी चीज कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे वो कम है, तो ज्यादा से कम के डायरेक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का डायरेक्शन बोलते हैं। बादल में पानी भर गया, बादल में पानी हर जून में, हर साल जून जुलाई में भर जाता है। तो जब उसका कॉन्सेंट्रेशन भर गया तब पानी नीचे गिरता है, उसी को बरसात कहते हैं। यस सर, बरसात होने में एटीपी यूज नहीं होती है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। यस सर, अभी समझा। सो एटीपी नॉट रिक्वायर्ड, इसमें एटीपी नहीं जरूरत है, और ये विद द कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पास होती है, अगर कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पास होती है, तो इसको हम बोलते हैं विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कर लो, ओके। सो इट इज कॉल्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको हम विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, और इसमें कोई भी एटीपी यूज नहीं होता है। अब ये जो आप देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, उससे कौन सी चीज एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन के द्वारा? क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब होता है और वाटर एब्जॉर्ब होता है, और भी कुछ चीजें होती हैं एक्सेट्रा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होने को हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, और इसमें क्लोराइड आयन और वाटर का मूवमेंट होता है, मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। पक्का? इधर देखो। देन तो इसके दो टाइप होते हैं। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव एब्जॉर्प्शन, इसके दो टाइप हैं। एक है सिंपल डिफ्यूजन, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बॉक्स है, इट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। और एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। चाहे सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो, लेकिन वो हमेशा विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और इसमें एटीपी यूज नहीं होता है। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। जरा सीखने की कोशिश कीजिए। सपोज हमारे पास ये प्रोटीन है यहाँ पे, है ना, वी हैव दिस प्रोटीन, और ये जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, ये जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है वो यहां से यहां पास हो रहा है, पासिंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर ये मूव हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये मूव एक प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। दिस इज अ प्रोटीन, और इस प्रोटीन को हम हमेशा बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। जो कैरी करता है, जो कैरी करता है वो कैरियर प्रोटीन कहलाता है। ऑटो रिक्शा एक कैरियर है जो आपको कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ट्रेन इज ऑल्सो अ कैरियर जो आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में कैरी करता है। एकदम सही है, वेरी गुड। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरियर, कैरियर प्रोटीन। इसको हम कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। अगर कोई भी चीज मूव होती है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये पैसिव होगा, इसमें एटीपी यूज नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। अगर कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो ये मूवमेंट कैरियर मॉलिक्यूल, कैरियर प्रोटीन के अंदर से हो रहा है। दिखा क्या तुमको ये एरो अंदर से है ना? तो अगर कैरियर प्रोटीन होगा तो ये मूवमेंट होगा, अगर कैरियर प्रोटीन नहीं होगा तो ये मूवमेंट नहीं होगा। मतलब ये ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए हमको उनको फैसिलिटी देनी होगी। किस चीज़ की फैसिलिटी देनी होगी? हमको उनको फैसिलिटी देनी होगी कैरियर प्रोटीन की, कैरियर प्रोटीन की फैसिलिटी देनी होगी। यस सर, इसलिए हम इसको बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों बोला? क्योंकि ये भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, लेकिन इसमें हम एडिशनल फैसिलिटी दे रहे
रहे हैं। किस चीज की फैसिलिटी दे रहे हैं? हम इनको फैसिलिटी दे रहे हैं कैरियर प्रोटीन की। कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? कैरियर प्रोटीन के थ्रू वो मॉलिक्यूल, ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल पास होगा, इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन कहलाता है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में हो जाता है। इसको होने के लिए हमेशा कैरियर प्रोटीन चाहता है, कैरियर प्रोटीन ना हो तो ये हो नहीं पाता है। बात समझ में आता है? हे कम ऑन इंडिया, इसको हम क्या बोलते हैं फिर? वी कॉल इट एज अ फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये दूसरा है ना? इसकी खास बात क्या है? इसमें कैरियर प्रोटीन है। फ्रुक्टोज नाम तो सुना होगा, अरे इधर लिखा है ना, सुनने की क्या जरूरत है, लिखा हुआ है, हे बगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हम सबका डिफ्यूजन, सबका एब्जॉर्प्शन सीखेंगे। फ्रुक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है, मैं ट्रांसफर बोल रहा हूं मतलब मैं एब्जॉर्प्शन कर रहा हूं। देखो, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसफर दोनों सेम सिमिलर चीजें हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ये एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में आना, और इसी को मैं ट्रांसफर भी बोल सकता हूँ। तो बार बार मेरे टंग से ट्रांसफर आ रहा है, ट्रांसफर मतलब एब्जॉर्प्शन, आप समझते रहना। इधर भगो, इधर फैसिलिटेड डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया। और फ्रुक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है या ट्रांसफर होता है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है ना? सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एटीपी नॉट रिक्वायर्ड, इट इज विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके दो टाइप होते हैं। टाइप ए इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, एंड टाइप बी इज कॉल्ड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो इसमें एटीपी रिक्वायर्ड, एटीपी यूज्ड, इसमें हम एटीपी यूज करते हैं। एटीपी इज ऑलवेज गोइंग टू बी यूज्ड। एटीपी यूज होने के साथ साथ इट इज विद कॉन्सेंट्रेशन होगा या विदाउट कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ पे आइए और समझिए। एवरीबडी कम ऑन इंडिया, यहाँ पे आओ। यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 है, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लो है। अब आप मुझे बताओ, नहीं बताओगे, बताओ ना, मुझे बताओ कि ये जो मॉलिक्यूल कौन से कलर का, हर पल यहाँ पल 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 पल, पर्पल कलर, पर्पल कलर का मॉलिक्यूल, ये पर्पल कलर का मॉलिक्यूल है और मेम्ब्रेन के अंदर के साइड में इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर लो है। यहाँ पे हाई है, वहां पे लो है। मेरा आपको सवाल है कि नेचुरल मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा? बताओ बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो। नेचुरल मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? 2 बच्चे 3 बच्चे, वेरी गुड, सही जवाब। नेचुरल मूवमेंट इसका होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी चीज हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई से लो की तरफ बहती है। समझती है? समझता है? वेरी गुड। तो ध्यान से सुन कि नेचुरल मूवमेंट हाई से लो होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट कि वो हाई से लो हो। मैं ये चाहता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स है, वो अभी भी वहां से यहां आ जाए। मैं क्या चाहता हूं? फ्लड आया, बड़ी तेज बरसात हुई, फ्लड आया, वहां से पानी आ रहा है वो डायरेक्शन से, सभी लोग यहाँ बह के जा रहे हैं, टाइगर यहाँ पे बह के जा रहा है, गाड़ियाँ यहाँ पे बह के जा रही है, सारे इंसान यहाँ पे बह के जा रहे हैं, है ना? वो एलिफेंट भी यहाँ पे बह के जा रहा है, बकरी में वो भी बह के जा रहा है। तो इसको बोलते हैं विद कॉन्सेंट्रेशन, हाई से लो। लेकिन मैंने डिसाइड किया, कम ऑन इंडिया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे पानी का डायरेक्शन ऐसा है, मुझे पानी के डायरेक्शन में, पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसके अगेंस्ट मुझे मूव होना है। अगेंस्ट, मुझे पानी के डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव होना है, मतलब मुझे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव होना है। इफ एनीबडी वांट टू मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको क्या खाना होगा? एप्पल। ए फॉर एप्पल खाओगे
ए फॉर एटीपी बनाओगे, ए फॉर एप्पल खाओगे, ए फॉर एटीपी बनाओगे, ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो कर जाओगे। तो अगर मुझे इसको ये प्रोटीन के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम आउटसाइड से इनसाइड, तो ये ट्रांसपोर्ट तभी पॉसिबल होगा जब ये मॉलिक्यूल यूज करेगा अटप्पा। अटप्पा मतलब एटीपी। इधर देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी यूज होता है और ये विथ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, इट विल ऑलवेज अकर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये दोनों जो होता है ये पैसिव के टाइप हो गए, लेकिन ये अपने में क्या होता है, ये एक्टिव है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। यस सर, इट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो इसमें एटीपी यूज होता है एंड इट इज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई, इट इज ऑलवेज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मैंने आपको क्या बोला, एक्टिव का मतलब, एक्टिव वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा आप 3 ए याद रखना। ए फॉर एप्पल खाएंगे, ए फॉर वन पहला, ए फॉर एप्पल खाएंगे, ए फॉर एटीपी बनाएंगे, ए फॉर एक्टिव देखो हम भी हो जाएंगे। यस सर, इज दैट क्लियर? सो ए फॉर एप्पल, ये आपको रेड रिबन में लिखना है। आज के बाद बायोलॉजी में हर एक चैप्टर में एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा आता है। इनफैक्ट अभी आप बॉटनी में एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, उसमें पूरा चैप्टर ही एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव है। आप अगला चैप्टर सीखेंगे रेस्पिरेशन, उसमें लंग्स में आपको बोलेगा कि सांस लेना, अंदर लेने को हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन सांस छोड़ने को हम पैसिव बोलते हैं। फिर आप जब एक्सक्रीशन सीखोगे, एक्सक्रीशन में भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन ये टर्मिनोलॉजी आएगी। तो एक्टिव वर्ड बायोलॉजी में हर एक चैप्टर में 10-10 करोड़ बार आता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब 10-15 बार आता है हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट। यस सर, जो भी फिजियोलॉजी के चैप्टर है, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो चाहे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, एक्टिव वर्ड कई बार आता है हर एक चैप्टर में। आप पढ़ोगे ना, झूठ क्यों बोलूँगा मैं, है ना, फ्यूचर में सब चीज़ पता चल जाती है। यस सर, इधर पढ़ो। तो आप हमेशा याद रख लो और इसको आप रेड रिबन में ऊपर लिख लो, ए फॉर एप्पल खाएंगे, ए फॉर एटीपी बनाएंगे। और ए फॉर हम एक्टिव देखो हो जाएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ए किधर जा, किधर रुको, लेक्चर नहीं हुआ है, रुको। आपको ये समझ में आ गया। तो हमने अभी अभी नाम दिया किस न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा, दूसरा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि हाउ द एब्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर है ये पैसिव से होगा या एक्टिव से होगा। पैसिव में 2 टाइप है, सिंपल डिफ्यूजन जिसमें क्लोराइड आयन और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, फैसिलिटेटेड में फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन, और भी कई चीजों का होगा। मैं आपको एक ही एग्जांपल दिया वो। एक्टिव एब्जॉर्प्शन किसका होगा ये मैंने लिखा हुआ नहीं है। तो ग्लूकोज भी एक्टिवली एब्जॉर्ब हो सकता है, अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड एक्टिव भी हो सकते हैं, कुछ अमीनो एसिड पैसिव भी हो सकते हैं। तो अमीनो एसिड भी एक्टिवली, कुछ अमीनो एसिड एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे सिस्टमैटिकली। अब हम अपने पूरे सिलेबस को बचे हुए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब मोनोसेक्राइड को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। 5 पॉइंट रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, 6 पॉइंट रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, 7 पॉइंट रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स या विटामिन या वाटर। तो ये अभी 5-6 पॉइंट बचे हैं जो हम सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट मैं यहाँ पे इंक्लूड करके ही इसको मिटाना चाहूँगा। वो पॉइंट ये है कि 3 के बाद आता है 4। तो चलो ये 4 पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। वाओ, 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन occur
in small intestine. सो है ना अपने वो स्मॉल इंटेस्टाइन DJI, D फॉर डियोडिनम, J फॉर जेजुनम, I फॉर इलियम, है ना, वेरी गुड। 10% ऑफ एब्जॉर्प्शन स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, while 10% of absorption occur in large intestine. Large intestine, yes sir, it occur in large intestine and stomach. Yes sir, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक में होता है। आई थिंक दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लियर। आप ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए और फिर अब हम लोग मूव ऑन करते हैं पॉइंट नंबर 5 में, मोनोसैकेराइड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा और सिस्टमेटिकली हम आगे बढ़ते जाएंगे। यस सर, थैंक यू। चलो एवरीबॉडी, हम बात करते हैं एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन मोनोसैकेराइड का कैसा होता है। दैट इज कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट है, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड का कैसा होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनो इज द सिंगल सैकेराइड, इज द शुगर कंटेनिंग सिंगल शुगर कॉल्ड मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब सिंपल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, और उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, दूसरा है गैलेक्टोज, तीसरा है फ्रुक्टोज। यस सर, ये तीनों में से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे आर गोइंग टू बी एब्जॉर्ब एक्टिवली। तो ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा। जैसे ही मैंने लिख दिया एक्टिवली, तो आप क्या समझ गए, एटीपी यूज करके। तो यहाँ पे होता है एटीपी को यूज करके। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। अब आपको आगे सीखना है कि फ्रुक्टोज कैसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो फ्रुक्टोज है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन कहलाता है जो एटीपी यूज नहीं कर पाता है, हमेशा हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है, लेकिन वो कैरियर प्रोटीन यूज करता है। मैंने बताया था अभी यहाँ पे, है ना। सो इट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आई थिंक ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी आपको कवर हो गया है। देन गैलेक्टोज, अगर नीट पूछेगा आपको कि द मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्ब्ड मोनोसैकेराइड कौन है, तो ग्लूकोज इज द मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज सेकेंड रैंक पे आता है। गैलेक्टोज इज मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट है, एंड दिस ग्लूकोज सेकेंड रैंक पे आता है। तो आप गैलेक्टोज समझ लीजिए अच्छे से। हाँ, galactose is absorbed most rapidly, and glucose absorbed at the second rank. देन आपको ये भी सीखना है कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया है सम ग्लूकोज आर पैसिवली एब्जॉर्ब्ड। यस सर, कुछ ग्लूकोज होते हैं दे आर पैसिवली एब्जॉर्ब, सम, हाँ, सम ग्लूकोज आर ऑल्सो पैसिवली absorbed, passively absorbed।
सम ग्लूकोज पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, ये बात भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि अमीनो एसिड कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। मोस्ट अमीनो एसिड्स आर एक्टिवली एब्जॉर्ब। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड का जो अच्छा मैंने मोस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब सम अमीनो एसिड्स आर गोइंग टू बी एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एज वेल। सम अमीनो एसिड्स absorbed by facilitated diffusion। कुछ लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। डिओडिनम एंड जेजिनम इज द मेन साइट जहां पे अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। डिओडिनम एंड जेजुनम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। They are the site of absorption. I think all these parts are very very clear. अब हमको बात करना है फैट का एब्जॉर्प्शन। यस, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने एग्जैक्टली फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। सबसे पहले आपको फैट का एब्जॉर्प्शन सीखने के लिए आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। लेडीज जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट डायग्राम। ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है और ये एलिमेंट्री कैनाल का ये जो एरिया है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इट इज, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड लूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो ये लूमेन है। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लूमेन का मतलब मालूम नहीं होता है। लूमेन का मतलब होता है खाली जगह या ओपन स्पेस या कैविटी। रिपीट विथ मी, लिखो ना, मीनिंग लिखो ना रेड रिबन में। लूमेन का मतलब कैविटी होता है, ओपन स्पेस होता है। पॉइंट टू बी क्लियर। आपका जो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन एक ट्यूब है ना, तो ट्यूब में खाली जगह होगा ना, तो वो कैविटी है। यस सर। और ये म्यूकोजल सेल्स है। सो दीस सेल्स आर कॉल्ड एज अ म्यूकोजल सेल्स। ये म्यूकोजल सेल्स है। अब ये म्यूकोजल सेल्स में आप फिंगर लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, वी ऑलवेज कॉल इट एज अ माइक्रोविलाई। हम इसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। सो आई थिंक दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस, है ना। दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस एंड ये सेल का न्यूक्लियस है। और ये सेल के ठीक नीचे देयर इज अ ब्लड सप्लाई। आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर है, इट इज नथिंग बट द ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं हम इनको। ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल। और इंटेस्टाइन में स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फ वेसल पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं लैक्टियल, क्योंकि ये थोड़ा मिल्की वाइट में दिखाई देता है। यस, इसको हम बोलते हैं लैक्टियल। सो ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का वेसल से, इसको हम बोलते हैं लैक्टियल। मैंने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि डेफिनेशन में बताया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन दी ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल। और ये वही लिम्फ वेसल है ग्रीन वाला जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यस सर, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल। लैक्टियल जो है वो एक लिम्फ वेसल है। मिल्क का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये व्हाइट कलर का होता है और मिल्क भी व्हाइट कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम इसको लैक्टियल कहते हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फ वेसल। इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फ वेसल्स। चलो जिंदगी में आगे जाते हैं। हम लोग फैट के डाइजेशन को सीखने की कोशिश करते हैं। फैट में एग्जैक्टली सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले ये जो फैट होता है, फैट्स, ये जो फैट्स होते हैं, रूल नंबर 1, ये विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, लाइपेज की मदद से, लाइपेज वो एंजाइम कहलाता है फैट की, देखो वाट लगाता है ना।
तो उसके बाद क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, प्लस फैटी एसिड बनता है, फैटी एसिड बनते हैं, और कभी कभी कुछ मोनोग्लिसराइड भी बनता है, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड्स। यस सर। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल का कैसा होगा। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, अल्कोहल है, वो पानी में डिसॉल्व होती है, इसलिए पानी मिला के पीते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर। ग्लिसरॉल इज गोइंग टू बी अल्कोहल, तो ये वाटर सॉल्युबल है। कैसा है, वाटर सॉल्युबल है, सो इट इज गोइंग टू बी वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो ये ब्लड कैपिलरीज में ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज यहाँ पे अगर ग्लिसरॉल है ना, ये ग्लिसरॉल, तो ये ग्लिसरॉल यहाँ से डायरेक्टली ये ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब आपको ये सीखना है कि ये जो फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड है ना, ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। यस सर, दे आर इनसॉल्युबल। तो अगर ये इनसॉल्युबल है तो इनको सॉल्युबलाइज करने के लिए हमारे पास एक केमिकल होता है, जो हमने कई बार अपने इस श्रृंखला में, ये जो डाइजेशन के 26 वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें हमने कई बार इनके बारे में बात किया है। इनका नाम है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट, टोकोलेट, याद है, टोकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। यस सर। सो ये जो बाइल सॉल्ट है, विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स, यस सर, बाइल सॉल्ट जो है, ये बाइल सॉल्ट और ये फैटी एसिड प्लस ये मोनोग्लिसराइड, ये सब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। यस सर, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद ये स्मॉल स्फेरिकल सॉल्युबल, रिपीट करो ना, स्मॉल स्फेरिकल एंड सॉल्युबल ड्रॉपलेट बनाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जरा यहाँ पे देखिए, हम ऐसा सपोज करते हैं कि दीज आर द ड्रॉपलेट, ये ऐसे ड्रॉपलेट बनाते हैं, दीज आर द ड्रॉपलेट। तो ये पर्पल कलर आप जो भी देख पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द ड्रॉपलेट। इस ड्रॉपलेट को हम मीसेल्स कहते हैं। ये ड्रॉपलेट कैसे बनता है, मिश्रा सर ने बताया। 1 नंबर फैटी एसिड, 2 नंबर मोनोग्लिसराइड और 3 नंबर बाइल सॉल्ट कंबाइन टू फॉर्म स्मॉल स्फेरिकल सॉल्युबल body, soluble droplet, combine to form small spherical soluble droplets, small spherical soluble droplet called, इनको बोलते मीसेल, called मिसेल्स। यस सर, इसको मिसेल्स बोलते हैं। तो ये मिसेल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ मिसेल्स। यस सर। सो नीट पूछेगा कि मिसेल्स क्या है, तो आपको जवाब देना है कि फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, बाइल सॉल्ट मिलके मिसेल्स बनाते हैं। मिसेल्स की खास बात अगर नीट ने पूछा तो आपको बोलना है कि ये सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। और मिसेल्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। जो भी चीज पानी में डिसॉल्व होती है उसको एब्जॉर्ब करना बड़ा आसान होगा, डायरेक्टली ब्लड में हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि ग्लिसरॉल था एक्सक्यूज मी, जैसे कि ग्लिसरॉल हमने डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कर लिया। यस सर। लेकिन यहाँ पे ये इनसॉल्युबल है, तो हमको इसको बाइल सॉल्ट के साथ कंबाइन करना होगा। बाइल सॉल्ट वो सॉल्ट कहलाता है जिसको सोडियम ग्लाइकोलेट कहा जाता है, टोकोलिक एसिड कहा जाता है। लीवर उसको बनाता है, गॉल ब्लैडर में इसको स्टोर किया जाता है। वक्त आने पे देखो गॉल ब्लैडर के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, यही बाइल सॉल्ट इससे कंबाइन हो जाता है, जाके स्मॉल स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट बनाता है। उसी ड्रॉपलेट को हम मिसेल कह जाता है। बात समझ में आता है?
आगे बढ़ाता है। बर्ब। अभी ये मिसेल्स अंदर जाएगा, जा रे मिसेल जा रे बाबा, मिसेल मिसेल जा रे बाबा, मिसेल यहाँ पे आ गया है। यस मिसेल आ गया है। तो जरा मिसेल्स का डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, है ना। तो ये मिसेल्स आ गया है। ये मिसेल्स यहाँ पे आ गए। अब ये जो मिसेल्स है जो यहाँ पे आ गए हैं उसके साथ क्या होगा, इसके अंदर आपको मालूम है कि ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है। वीडियो को स्टॉप करो, मुझे जवाब दो कि ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है। ट्राइग्लिसराइड को बनाने के लिए आपको एक ग्लिसरॉल चाहिए और 3 फैटी एसिड चाहिए। एक ग्लिसरॉल जब 3 फैटी एसिड से कंबाइन हो जाता है तब जाके देखो ट्राइग्लिसराइड को बनाता है। ट्राइग्लिसराइड के पास कोई चार्ज नहीं आता है, इसलिए इसको न्यूट्रल फैट कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड को हम न्यूट्रल फैट बोलते हैं और ट्राइग्लिसराइड पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जब 3 फैटी एसिड से जुड़ता है तो उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है जब मैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ा रहा था। तो आप सीरियली अगर लेक्चर नोट्स लिख रहे हैं तो आप पीछे के पेज पलट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पे और आप देखिए ट्राइग्लिसराइड आपको बताया या कि नहीं बताया। अगर बताया है तो वहाँ पे लिखाया होगा कि इसको न्यूट्रल फैट भी कहते हैं, नहीं बताया तो आप लिख लीजिए ट्राइग्लिसराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए न्यूट्रल फैट। न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न एसिडिक चार्ज होता है, न अल्कलाइन चार्ज होता है, न पॉजिटिव चार्ज होता है, न नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। थैंक यू सो मच। आगे आओ। तो ये हो गया मिसेल्स। मिसेल्स आ गए अभी इस म्यूकोजल सेल्स के अंदर। अब म्यूकोजल सेल क्या करेगा, इस मिसेल्स को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड करेगा। क्या क्या बनाएगा, बायोसिंथेसिस ऑफ फैट। यस सर। तो नाउ मैं यहां पे लिखता हूं बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। यस सर। तो यहां पे क्या होगा, आफ्टर दिस दे विल एंटर, मैं लिखता हूं यहां पे एंटर इन म्यूकोजल सेल, म्यूकोजल सेल्स। ये म्यूकोजल सेल्स में एंटर करते हैं। म्यूकोजल सेल्स में जाने के बाद दे विल रिकम्बाइन, उनको फिर से कंबाइन करके, पहले ब्रेक करेंगे और फिर से कंबाइन करके ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करेंगे। सो मैं यहां पे क्या होगा, बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड अकर। यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड अकर, यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड होगा, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड बनेगा। अब ये ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे कंबाइन होगा, प्रोटीन से कंबाइन होगा। मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूं कंबाइन विथ प्रोटीन। ये प्रोटीन से कंबाइन होगा और प्रोटीन से कंबाइन होने के बाद ये बनाएगा काइलोमाइक्रॉन बनाएगा। सो आप देखिए ये काइलोमाइक्रॉन है, इट इज नथिंग बट द काइलो। ये ब्लू मैं मिटा देता हूँ, न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, खामखा आपको डिस्टर्ब होगा। यस सर। अब ये जो स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बन गया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये प्रोटीन से कंबाइन होगा। कौन प्रोटीन से कंबाइन होगा, ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन से कंबाइन होगा और ये बनाएगा काइलोमाइक्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं। तो वी कॉल इट एज अ काइलोमाइक्रॉन, इसको हम काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन, इधर देखो, बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड अकर है। फैट का एब्जॉर्प्शन बच्चों को समझ में नहीं आता है, सच्ची मुच्ची, सीनियर से पूछो। यस सर। तो ध्यान से समझो, मैं एक बार रिपीट भी करूंगा, आप इसको ध्यान से समझिए। ट्राइग्लिसराइड बना, ट्राइग्लिसराइड नाउ कंबाइंड विद द प्रोटीन। सो मैं यहां पे लिखता हूं इट इज कंबाइंड विथ प्रोटीन। ये प्रोटीन से कंबाइन होगा और जब ये प्रोटीन से कंबाइन होगा, एज सुन एज इट विल कंबाइन विद द प्रोटीन, प्रोटीन से कंबाइन होने के बाद इट विल फॉर्म काइलोमाइक्रॉन, काइलोमाइक्रॉन।
अब काइलोमाइक्रोन का जो डायमीटर होता है वो 1 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। यस सर, काइलोमाइक्रोन का डायमीटर होता है वो 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। नीट हमेशा पूछता है कि काइलोमाइक्रोन में और मीसल्स में डिफरेंस क्या है। मीसल्स जो होता है वो लूमेन में बनता है, काइलोमाइक्रोन म्यूकोजल सेल में बनता है। मीसल्स के अंदर कोई भी प्रोटीन नाम की चीज नहीं पाई जाती है, इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। यस सर, ये डिफरेंसेस है। काइलोमाइक्रोन वो स्वरूप है या वो फॉर्म है, काइलोमाइक्रोन वो फॉर्म है जो सीधा अब इस लैक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और ये वाइटिस होता है, वाइटिस ग्रीन में दिखाना है ना हमको, क्योंकि ग्रीन में दिखा है काइलोमाइक्रोन, तो ये ग्रीन में ये यहाँ पे आ जाएगा और बाद में ये ट्रांसपोर्ट कर लिया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन। और ये व्हाइट कलर में पाया जाता है, व्हाइट कलर में पाया जाता है, व्हाइट अपीयरेंस देता है, इसलिए हम इसको लैक्टियल कहते हैं। लैक्टियल वर्ड लैक्टो से निकला है और लैक्टो वर्ड मिल्क से निकला है। और यस सर, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो काइलोमाइक्रोन व्हाइट कलर में आता है और ये लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है, इसलिए हम इसको लैक्टियल कहते हैं। तो फाइनली ये होगा, इट कंबाइन विद द प्रोटीन टू फॉर्म द काइलोमाइक्रोन, और काइलोमाइक्रोन absorbed into, it will be absorbed into, कहाँ एब्जॉर्ब होगा, इट विल बी गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू, कहाँ पे एब्जॉर्ब किया कर लिया जाएगा, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू, कहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, इनटू लैक्टियल, लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। यस सर, पोट्री में करूँ या सीधे साधा करूँ? अच्छा, सीधे साधे करो, ओके फाइन। जब भी फैट बॉडी में आता है, जब भी फैट बॉडी में आता है, लाइपेज उसकी देखो वाट लगाता है, देखो ग्लिसरॉल फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड बन जाता है। ग्लिसराइड वाटर सॉल्युबल कहलाता है, सीधा सीधा ये ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कोई भी मुसीबत का सामना नहीं किया जाता है। लेकिन फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड के साथ थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल हो जाता है, ये इनसॉल्युबल है वाटर में। तो इसको बाइल सॉल्ट से कंबाइन करेंगे और सॉल्युबल ड्रॉपलेट बनाएंगे। ड्रॉपलेट, वो ड्रॉपलेट यहाँ पे पर्पल कलर में दिखा हुआ है, आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ये ड्रॉपलेट को हम लोग मिसल्स बोलते हैं। मिसल्स अभी म्यूकोजल सेल में जाएगा। म्यूकोजल सेल्स में जाने के बाद जैसे इसने म्यूकोजल सेल में एंटर किया हुआ है, अभी इसको, इस मिसल्स को ब्रेक करके ट्राइग्लिसराइड बनाया जाएगा। अब आपको मालूम है कि ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए ग्लिसरॉल चाहिए, तो ग्लिसरॉल ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है ब्लड में, है ना? यस सर। तो ग्लिसरॉल चाहिए और 3 फैटी एसिड चाहिए, वो तीनों कंबाइन होकर ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे। ट्राइग्लिसराइड को हम न्यूट्रल फैट भी बोलते हैं, याद रखना। अभी जो ट्राइग्लिसराइड है यहाँ पे प्रोटीन से कंबाइन होगा, कहाँ पे? म्यूकोजल सेल में। ये सेल के अंदर ये जो ऑरेंज कलर का सेल है इसको हम म्यूकोजल सेल बोलते हैं, मैंने ब्लू कलर से नाम लिखा हुआ है। नाउ काइलोमाइक्रोन बनेगा। काइलोमाइक्रोन का साइज 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है और ये एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द लैक्टियल। ये व्हाइटिश कलर का होता है, इसलिए हम इसको लैक्टियल बोलते हैं। मिल्क का इससे कोई भी लेना है न देना है। बात समझ में आना है? वेरी गुड, सुपर्ब तरीके से। यस सर। आगे का एब्जॉर्प्शन हम देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट के बारे में। जब हम सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, देयर आर सो मेनी आयरन, यस सर, देयर आर सो मेनी आयंस। तो उन आयन का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? आप बात समझ लीजिए। दिस विल अकर मोस्टली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट विल अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये जो क्लोराइड आयन है वो पैसिव तरीके से भी एब्जॉर्ब हो सकता है। क्लोराइड बाय पैसिव तरीके से भी हो सकता है। जो आयरन होता है फेरस, वो डिओडिनम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यस सर। सो आयरन इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड इन डिओडिनम। आयरन एब्जॉर्ब्ड इन डिओडिनम।
आयरन ड्यूडिनम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो आई थिंक ये पार्ट बहुत ही सिंपल था। आपको ये समझना है कि विटामिन कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। कोई भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये पानी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। विटामिन B12 किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कौन प्रोड्यूस करता है? स्टमक प्रोड्यूस करता है। याद है आपको? यस सर। सो स्टमक इज गोइंग टू प्रोड्यूस ऑक्जेंटिक सेल जो होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है, और कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर। सो विटामिन 12 विल बी एब्जॉर्ब बाय CIF। विटामिन B12 एब्जॉर्ब्ड बाय CIF। CIF का फुल फॉर्म सभी को पता है, इट्स अ कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर। इट्स अ कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर, कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर, इसके द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन फैट के साथ ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सो ADEK एब्जॉर्ब विथ फैट, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है। एब्जॉर्ब्ड विथ फैट। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसके जानने के लिए आप पूरा लेक्चर देख रहे हो, दैट इज अल्कोहल किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। सो अल्कोहल इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय स्टमक म्यूकोजा, गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय स्टमक। आई थिंक कुछ एस्प्रिन के ड्रग होते हैं वो भी स्टमक के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये पूरा पढ़ने के बाद आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल को आप फोकस कीजिए, वो टेबल को आप पढ़िए, और वो टेबल के कंटेंट को भी आपको ड्रॉ करना है आपके लेक्चर नोट्स में। यस सर। तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। बहुत ही आसान था ये, सॉल्ट कैसे एब्जॉर्ब होता है, विटामिन कैसे कहाँ एब्जॉर्ब होता है, अल्कोहल कैसे एब्जॉर्ब होता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल। अब आपको क्या करना है एग्जैक्टली, आपको ये करना है कि आपको सारा लेक्चर नोट्स लिखना है और MCQ सॉल्व करने और अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। यस सर। फिलहाल के लिए दिस इज विजय मिश्रा शाइनिंग ऑफ, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।